बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आर्क लेंथ। अगर v हमारे पास कोई भी वेक्टर है जिसके n कंपोनेंट्स हैं इन आर n, तो उसकी जो नॉर्म है या लेंथ है हम उसे इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। और अगर u इज़ एन अदर वेक्टर इन आर n, तो u माइनस v की जो नॉर्म है is the length of the straight line segment joining the points u and v in Rn। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम R2 में देखें तो अगर ये एक वेक्टर है u और ये हमारे पास एक वेक्टर है v, तो ये उनका सम होगा u प्लस v। और अगर ये v है एंड दिस इज़ u, तो फिर ये जो हमारे पास डिस्टेंस है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये हमारे पास u माइनस v का नॉर्म है। टू फाइंड अ फार्मूला फॉर द लेंथ ऑफ अ पैरामीटराइज्ड कर्व, नोट दैट इफ डेल्टा टी इज़ वेरी स्मॉल द पार्ट ऑफ द इमेज कर्व ऑफ गैमा बिटवीन गैमा ऑफ टी एंड गैमा ऑफ टी प्लस डेल्टा टी। तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस होगा गैमा ऑफ टी से गैमा ऑफ टी प्लस डेल्टा टी तक, या जो कर्व का जो पार्ट होगा वो जस्ट एक स्ट्रेट लाइन है। अगर डेल्टा टी बहुत स्मॉल है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये हमारे पास एक कर्व थी और यहाँ पर एक पॉइंट है गैमा ऑफ टी और यहाँ पर एक पॉइंट है गैमा ऑफ टी प्लस डेल्टा टी, तो ये जो स्ट्रेट लाइन इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, अगर हम डेल्टा टी को अप्रोच करवा दें ज़ीरो को, तो ये पॉइंट यहाँ पर मूव करेगा आहिस्ता आहिस्ता, ये पॉइंट इसके बहुत करीब आ जाएगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर डेल्टा टी एक बहुत ही स्मॉल इंक्रीमेंट है, बहुत स्मॉल चेंज है इन टी, तो फिर अगर यहाँ पर डेल्टा गैमा ऑफ टी है और यहाँ पर गैमा ऑफ टी प्लस डेल्टा टी है, तो जो कर्व का पार्ट है इन दो पॉइंट्स के दरमियान वो एक स्ट्रेट लाइन है, और इसकी जो लेंथ होगी वो हमारे पास है नॉर्म ऑफ गैमा ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस गैमा ऑफ टी, या उसकी जो लेंथ है हमारे पास नॉर्म के इक्वल है। अगेन सिंस डेल्टा ऑफ टी इज़ वेरी स्मॉल, तो इसका मतलब ये है कि इस क्वांटिटी को गैमा ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस गैमा ऑफ टी को अगर हम डेल्टा टी से डिवाइड कर दें, क्योंकि डेल्टा टी बहुत स्मॉल है, अप्रोचेस टू ज़ीरो के बहुत करीब है, तो इसका मतलब ये है कि ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है फर्स्ट डेरिवेटिव के। सो द लेंथ इज़ अप्रोक्सीमेटली, अगर हम यहाँ देखें ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है फर्स्ट डेरिवेटिव के, तो इसका मतलब ये है कि लेंथ इक्वल है हमारे पास नॉर्म ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव इनटू डेल्टा टी। सो द लेंथ इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस क्वांटिटी। हमने पूरी जो कर्व है उसकी आर्क लेंथ फाइंड करनी है। ये तो हमारे पास एक स्मॉल सेगमेंट की आर्क की लेंथ है कि जिसमें हमारे पास जो डेल्टा टी था वो बहुत स्मॉल था। If we want to calculate the length of a not necessarily small part of our curve, we can divide it into segments, each of which corresponds to a small increment delta t in t. Calculate the length of each segment using this quantity and add up the results. Letting delta t tends to 0 should then give the exact length. अगर हमारे पास ये कर्व है, यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट, तो हम इसे स्ट्रेट लाइन के साथ कंपेयर कर लेंगे, या हम इस पूरी कर्व को स्ट्रेट लाइंस में स्प्लिट कर देंगे, और हम हर सेगमेंट का, यानी एक स्मॉल सेगमेंट में हर सेगमेंट की हम लेंथ फाइंड कर लेंगे जो कि हमें पता है इसके इक्वल है। इस सेगमेंट की लेंथ हमने फाइंड कर ली, उसके बाद इस सेगमेंट की, देन इस सेगमेंट की, तो हमारे पास जो जितने भी सेगमेंट्स होंगे उनकी लेंथ को जब हम ऐड करेंगे और डेल्टा टी जो है वो अप्रोच करवा देंगे ज़ीरो को, तो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट से जो एंड पॉइंट है वो जो जितना भी पॉइंट ने डिस्टेंस कवर किया होगा, जो उसकी आर्क लेंथ होगी वो हम कैलकुलेट कर लेंगे।
तो डेफिनेशन है हमारे पास आर्क लेंथ की, या हम इसे आर्क लेंथ फंक्शन भी कह सकते हैं। द आर्क लेंथ ऑफ अ कर्व गैमा स्टार्टिंग एट द पॉइंट गैमा ऑफ टी नॉट इज़ द फंक्शन एस ऑफ टी। ये फंक्शन है टी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हमें बताएगा कि हमारे पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो एस ऑफ टी जो है वो हमारे पास इंटेग्रल है टी नॉट से टी तक, किसी स्टार्टिंग पॉइंट से किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट तक, नॉर्म ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ गैमा। और जो यू है वो हमारे पास एक वेरिएबल है ताकि हम टी और एस में डिफ्रेंशिएट कर सकें, अदरवाइज़ ये भी हमारे पास एक वेरिएबल ही है, क्योंकि एट दी एंड जो हमारे पास आंसर आएगा वो टी में ही आएगा, क्योंकि एस जो है आर्क लेंथ जो है वो एक टाइम का फंक्शन है। और अगर मैं टी की जगह टी ऑफ नॉट पुट कर दूँ, यहाँ पर भी टी नॉट, अपर और लोअर लिमिट सेम, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो इंटेग्रल है वो ज़ीरो के बराबर है। तो स्टार्टिंग पॉइंट पर अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट से टी नॉट से टी नॉट तक ही आर्क लेंथ फाइंड करें तो वो ज़ीरो है। अब ये जो हमारे पास आर्क लेंथ है या तो वो ग्रेटर दैन ज़ीरो होगी या लेस दैन ज़ीरो, अकॉर्डिंग टू वेदर टी इज़ लार्जर और स्मॉलर दैन टी नॉट। हमें पता है फ्रॉम कैलकुलस कि अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल लोअर लिमिट 3 है और अपर लिमिट 1 है, तो इस केस में जो आंसर आएगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि जो लोअर लिमिट है वो ग्रेटर दैन है अपर लिमिट। तो यही हम यहाँ पर कहना चाहते हैं। इफ़ वी चूज़ अ डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट गैमा ऑफ टी नॉट टिल्डा, द रिजल्टिंग आर्क लेंथ एस टिल्डा डिफर्स फ्रॉम एस बाय द कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारे पास टी नॉट है, द पॉइंट फॉर टी नॉट। तो अगर हम टी नॉट टिल्डा से टी तक आर्क लेंथ फाइंड करें जो कि एस टिल्डा है, तो अब क्योंकि टी नॉट टिल्डा और टी के दरमियान ये पॉइंट भी लाई करता है, तो हम टी नॉट टिल्डा से टी नॉट तक आर्क लेंथ फाइंड कर सकते हैं और टी नॉट से टी तक फाइंड कर सकते हैं। ये एस के बराबर है। तो यहाँ पर अगर हम लिमिट्स को चेंज करें तो ये हमारे पास हम इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लॉगरिथमिक स्पाइरल की आर्क लेंथ फाइंड करेंगे। ये हमारे पास उसकी एक पैरामीट्रिक इक्वेशन है और के जो है वो एक नॉन ज़ीरो कांस्टेंट है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, और ये कुछ इस तरह का हमारे पास ग्राफ है। अगर हम टाइम 0 पुट करें गैमा ऑफ 0, तो हमारे पास जो आउटपुट है वो 1 0 है, यानी हम इस पॉइंट पर थे 1,0 पर। हमने इसे डिफ्रेंशिएट करना है क्योंकि आर्क लेंथ का हमारे पास जो फार्मूला है ए से बी तक, नॉर्म ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, और हमने उसे इंटीग्रेट करना था, या हम टी नॉट से टी तक। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इस पैरामीट्रिक इक्वेशन का डेरिवेटिव फाइंड करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो हम इसे कंपोनेंट वाइज डिफ्रेंशिएट करेंगे। उसके बाद हमें इसकी नॉर्म चाहिए, और यहाँ से जो हमारे पास नॉर्म है वो इक्वल आएगी ई पावर के टी। और अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट कर दें फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट गैमा ऑफ 0, इस पॉइंट से अप टू एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट 0 से टी तक, तो उस केस में ये हमारे पास इस स्पाइरल की आर्क लेंथ है। The arc length is a differentiable function. Indeed, if S is the arc length of a curve gamma starting at gamma of t naught, so we can differentiate it with respect to t because S is a function of t. So ds over dt जो है वो हमारे पास इसके बराबर है। And by using fundamental theorem of calculus कि अगर हमारे पास अगर हम डेरिवेटिव लें with respect to x, लोअर लिमिट जो है वो एक कांस्टेंट नंबर है और अपर लिमिट जो है वो एक वेरिएबल है dx, तो उस केस में ये हमारे पास बराबर होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ t है तो ये हमारे पास बराबर है f ऑफ x के। अगर आप इसे बिलफर्ज इंटीग्रेट कर लें तो ये हमारे पास आएगा कैपिटल f ऑफ t और लिमिट है a से x तक, और ये बराबर है
एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। तो अब क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ये हमारे पास रिवर्स प्रोसेस हैं, तो इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा और ये कांस्टेंट है, इसके केस में हमारे पास ज़ीरो। तो हमने डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पर ये हमारे पास बराबर है नॉर्म ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव एट टी। थिंकिंग ऑफ गैमा टी एज द पोजीशन ऑफ अ मूविंग पॉइंट एट टाइम टी। तो डी एस ओवर डी टी जो है ये स्पीड है हमारे पॉइंट की, या हम ये कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस अलॉन्ग द कर्व, कि हाउ डिस्टेंस चेंजेस अलॉन्ग द कर्व विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नेक्स्ट है हमारे पास स्पीड ऑफ अ कर्व। अगर गैमा हमारे पास एक पैरामीटराइज्ड कर्व है तो इसकी जो स्पीड है एट द पॉइंट गैमा ऑफ टी वो असल में आर्क लेंथ का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये कर्व थी तो डेरिवेटिव जो है वो एक टेंजेंट वेक्टर है जो कि वेलोसिटी है, और स्पीड जो है वो इस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है। जो स्पीड है वो हमारे पास उस टेंजेंट वेक्टर की नॉर्म वैल्यू है। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट स्पीड कर्व। गैमा जो है उसे हम कहेंगे कि वो एक यूनिट स्पीड कर्व है या पैरामीटराइज्ड बाय आर्क लेंथ। इसे हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। पैरामीटराइज्ड बाय आर्क लेंथ, यूनिट स्पीड कर्व या पैरामीटराइज्ड बाय आर्क लेंथ अगर जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो यूनिट वेक्टर हो, फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो यूनिट वेक्टर हो, या हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो नॉर्म है वो 1 के इक्वल हो, तो उस केस में जो हमारे पास गैमा है वो एक यूनिट स्पीड कर्व है या पैरामीटराइज्ड बाय आर्क लेंथ है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड ऑफ गैमा ऑफ टी। गैमा ये हमारे पास एक एलिप्स है। अगर हम इसे x कंसीडर करें और इसे y, तो एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास एक एलिप्स है। यहाँ पर मैंने कंसीडर किया कि a जो है वो 2 के इक्वल है और b जो है वो 3 के इक्वल है, तो कुछ इस तरह की हमारे पास शेप बनेगी। डिपेंड करता है कि a ग्रेटर देन b है या a लेस देन b है। तो हमें मैक्सिमम या मिनिमम स्पीड चाहिए, तो उसके लिए हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करने के बाद हमने इसकी नॉर्म वैल्यू निकाली। अब क्योंकि हमने स्पीड को मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करना है इस फंक्शन को, तो अब अंडर रूट जो है इसको टैकल करना थोड़ा सा हमारे लिए डिफ़िकल्ट है। तो हम इस नॉर्म वैल्यू का स्क्वायर लेंगे और उसके बाद हम इसे लेट कर लेंगे कि ये एफ ऑफ टी के बराबर है, और हम इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। हमने इसे फर्दर डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद ये हमें आंसर में मिला कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन 2t। और मैक्सिमा या मिनिमा एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वेट करते हैं इक्वल टू 0। तो एफ डैश ऑफ टी इज़ इक्वल टू 0, इसका मतलब यह है कि साइन 2t इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें एक आंसर मिल जाएगा कि 2t इज़ इक्वल टू n पाई, बिकॉज पाई के तमाम मल्टीपल्स के लिए साइन 0 है। या हम इसे दो हिस्सों में भी ब्रेक कर सकते हैं कि इवन मल्टीपल्स हम सेपरेट कर लें और ऑड मल्टीपल्स जो पाई के हैं उन्हें हम सेपरेट कर लें। तो इवन के केस में हमारे पास ये आ जाएगा t इज़ इक्वल टू n पाई, n इज़ एनी इंटीजर, और ऑड के केस में हमारे पास ये आ जाएगा क्योंकि हमें मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारे पास जो असल फंक्शन था वो ये फंक्शन था, हमें इस फंक्शन को असल में मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़, इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इन पॉइंट्स को, जो हमारे पास पॉइंट्स आए हैं n पाई और पाई बाई 2 प्लस n पाई, यहाँ पर पुट करते हैं हमारी नॉर्म वैल्यू में, तो ये हमारे पास b के इक्वल है। और यहाँ हम अगर पुट करें तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा जो कि एक सिंपल कैलकुलेशन है। हम सपोज कर लेते हैं फॉर आवर सिंप्लिसिटी के a जो है वो लेस देन b है। अगर a लेस देन b है तो इस पॉइंट पर स्पीड मैक्सिमम होगी और इन पॉइंट्स पर स्पीड जो है वो मिनिमम होगी। और अगर हमारे पास a ग्रेटर देन b है तो इन पॉइंट्स पर स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी और इन पॉइंट्स पर स्पीड मिनिमम हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम अपनी कर्व को, जैसे हमने ऊपर एक डायग्राम बनाई है जिसमें हमने a को कंसीडर किया कि वो 2 है और b को कंसीडर किया कि वो 3 है, तो n पाई फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी कर्व में 0 पुट करूं, इस कर्व में t इज़ इक्वल टू 0, सॉरी इस कर्व में, और यहाँ पर हमारे पास 2 है और यहाँ पर 3, तो हम इस पॉइंट पर आएंगे। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर स्पीड मैक्सिमम थी, और जैसे ही हम पाई बाई 2 पुट करेंगे
क्योंकि n इज़ इक्वल टू 0 हमने लेट किया है, तो n इज़ इक्वल टू 0 के केस में जो t है वो π/2 होगा। तो π/2 के केस में हमारे पास ये स्पीड आ जाएगी। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इस कर्व, अब ये जो ग्राफ है वो इस कर्व का है, ना कि इस फंक्शन का। तो बज़ाहिर तो यहाँ पर इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट पर है, अगर हम देखें तो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ दिस कर्व, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर है। लेकिन क्योंकि हमने इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमारे पास अगर हम यहाँ लेट कर लें कि a<b है, तो इस पॉइंट पर स्पीड मैक्सिमम थी। अगेन इस पॉइंट पर स्पीड हमारे पास, हम कह सकते हैं कि वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि स्पीड जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है, और इन पॉइंट्स पर स्पीड जो है वो मिनिमम होगी। और अगर हम गैमा में n पाई को पुट करें तो हमें ये आंसर मिलेगा +-a, 0, और ये पुट करें तो 0 ± b। तो मैक्सिमम स्पीड इज़ अटेन्ड वेयर द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स इज़ लोएस्ट एंड मिनिमम स्पीड इज़ अटेन्ड वेयर द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स इज़ हाईएस्ट। अगर इस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस निकालें और इस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस निकालें तो ये डिस्टेंस कम है, तो जहाँ पर कम डिस्टेंस होगा वहाँ पर स्पीड जो है वो मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं रिलेटेड टू इनर प्रोडक्ट स्पेस। हम जानते हैं कि व्हाट इज़ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, और इनर प्रोडक्ट जो है वो एक जनरलाइजेशन ही है डॉट प्रोडक्ट की। तो हमारे पास दो पैरामीटराइज्ड कर्व्स हैं और हमने उनके इनर प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना है। गैमा और बीटा का जो इनर प्रोडक्ट है उसका डेरिवेटिव, तो ये हमारे पास बराबर है इनर प्रोडक्ट ऑफ गैमा डैश विद बीटा प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ गैमा विद बीटा डैश, जैसे कि हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं इन कैलकुलस। बाय डेफिनेशन अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो इसका मतलब ये है इंक्रीमेंट इन अल्फ़ा, इंक्रीमेंट इन बीटा माइनस गैमा ऑफ टी एंड बीटा ऑफ टी, इनर प्रोडक्ट ऑफ गैमा ऑफ टी एंड बीटा ऑफ टी। देन हम इस क्वांटिटी को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हम गैमा ऑफ टी प्लस डेल्टा टी और बीटा टी को भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। नेक्स्ट हमें ये पता है कि अगर हमारे पास x प्लस वाई का इनर प्रोडक्ट हो z के साथ, तो हम इसे लिख सकते हैं x का इनर प्रोडक्ट z के साथ प्लस y का इनर प्रोडक्ट z के साथ। तो यहाँ पर ये नंबर तो सेम ही है, तो हम इसे लिख सकते हैं इनर प्रोडक्ट ऑफ गैमा ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस गैमा ऑफ टी विद बीटा ऑफ टी प्लस डेल्टा टी। सिमिलरली हम इसे भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये हमारे पास बराबर है, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव है, क्योंकि हमने इंक्रीमेंट इस क्वांटिटी में लिया है, और ये एक तरह से हमारे पास फिक्स्ड नंबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो इसका डेरिवेटिव है गैमा डैश, इनर प्रोडक्ट ऑफ गैमा डैश विद बीटा एंड सिमिलरली इनर प्रोडक्ट ऑफ गैमा विद बीटा डैश। और अगर c जो है वो कोई स्मूथ फंक्शन हो फ्रॉम इंटरवल टू Rn, तो हम यहाँ पर भी इस तरह से प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके इनका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर अल्फ़ा और बीटा दो हमारे पास पैरामीटराइज्ड कर्व्स हैं, और गैमा, तो गैमा और अगर गैमा की जो नॉर्म है वो कांस्टेंट है, तो उस केस में जो फर्स्ट डेरिवेटिव है गैमा का और गैमा, ये दोनों ऑर्थोगोनल होंगे। फॉर एग्जांपल हमें ये गिवन है कि हमारे पास जो नॉर्म है, या अगर हम सर्कल की ही बात करें, देन गैमा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ गैमा इज़ ऑर्थोगोनल टू आवर पैरामीटराइज्ड कर्व। अब गिवन ये है कि हमारे पास जो इसकी नॉर्म है गैमा ऑफ टी की, वो बराबर है c के, और हमें ये पता है कि इनर प्रोडक्ट अगर हम ले x का x के साथ, तो वो इक्वल होता है नॉर्म ऑफ x स्क्वायर, या हम ये कह सकते हैं इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद x अंडर रूट, ये बराबर है नॉर्म ऑफ x के। तो यहाँ से हमें ये गिवन है कि नॉर्म ऑफ गैमा जो है वो c के बराबर है। तो बाय डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट इनर प्रोडक्ट ऑफ गैमा
with itself is equal to c. This implies inner product of gamma with gamma is equal to k. हम बोथ साइड्स को डिफ्रेंशिएट करें तो ये हमारे पास कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव ज़ीरो, और यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। अब क्योंकि गैमा जो है वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन है और हमें ये पता है कि एक्स वाई जो बराबर है, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई बराबर है कॉन्जुगेट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई एक्स, बट क्योंकि वाई और एक्स रियल हैं तो इस केस में हमारे पास ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये बराबर है, और हमें ये भी पता है कि दो वेक्टर्स, या आप ये कह लें कि x इज़ ऑर्थोगोनल टू y अगर उनका इनर प्रोडक्ट ज़ीरो हो या डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो हो। अब क्योंकि हमारे पास जो गैमा है वो एक तरह से पोजीशन वेक्टर ही है, गैमा जो है वो पोजीशन वेक्टर ही है, और x का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें y के साथ या इनर प्रोडक्ट लें, क्योंकि इनर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट की ही जनरलाइजेशन है, अगर वो ऑर्थोगोनल है तो उनका इनर प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास ये कोई कर्व है और ये पॉइंट है हमारे पास गैमा ऑफ t, तो यहाँ पर जो हमारे पास टेंजेंट वेक्टर होगा और ये जो वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, ये दोनों आपस में ऑर्थोगोनल होंगे। और यही हमने यहाँ पर प्रूव किया है कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ गैमा इज़ ऑर्थोगोनल टू गैमा, क्योंकि गैमा जो है किसी भी पॉइंट पर गैमा, क्योंकि गैमा फंक्शन है t का, तो गैमा जो है वो हमारे पास एक किसी भी टाइम के लिए पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, और उस पॉइंट के लिए हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है, तो वो पोजीशन वेक्टर और फर्स्ट डेरिवेटिव ये दोनों ऑर्थोगोनल होंगे। और अगर गैमा की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, तो उस केस में जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो सेकंड डेरिवेटिव के ऑर्थोगोनल होगा। सेकंड डेरिवेटिव क्या है, वो हमारे पास एक्सेलरेशन है। अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल में स्पीड जो है वो इसकी कांस्टेंट है, तो उस केस में अगर ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है तो सेकंड डेरिवेटिव जो होगा वो हमारे पास एक्सेलरेशन होगी। तो सेकंड डेरिवेटिव अगर उस पॉइंट पर एक्सेलरेशन है तो दोनों जो हैं वो आपस में ऑर्थोगोनल होंगे। एक्सेलरेशन जो है उसकी जो डायरेक्शन है वो सेंटर की तरफ होगी। अब स्पीड कांस्टेंट है, सो सिमिलरली हम ये प्रूव कर सकते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो वेलोसिटी है वो एक्सेलरेशन के ऑर्थोगोनल है। नेक्स्ट हमारे पास रिज़ल्ट है कि गैमा इज़ ऑर्थोगोनल टू बीटा। देन आप ये प्रूव कर सकते हैं कि इनर प्रोडक्ट ऑफ गैमा डैश विद बीटा इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ गैमा विद बीटा डैश। अब बाय यूजिंग द डेफिनेशन अगर हम डेरिवेटिव लें तो वो इसके इक्वल है, और हमें पता है कि ये दोनों ऑर्थोगोनल हैं। अगर ऑर्थोगोनल है तो इनका डेरिवेटिव ज़ीरो, इनका इनर प्रोडक्ट ज़ीरो है। अगर इनर प्रोडक्ट ज़ीरो है तो ये इसके इक्वल है। नेक्स्ट वी हैव कि अगर हमारे पास एक पैरामीटराइज्ड कर्व है और हमने उसके एंड पॉइंट्स को डिफ़ाइन किया है, p इज़ इक्वल टू गैमा ऑफ a एंड q इज़ इक्वल टू गैमा ऑफ b, तो जो लेंथ है हमारी कर्व की, l इज़ द आर्क लेंथ ऑफ आवर कर्व, तो हमने प्रूव ये करना है कि l जो है वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल है नॉर्म ऑफ q माइनस p। अब ये जो है हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। अब ये कोई हमारे पास कर्व थी और ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है वो Q माइनस ये लाइन है। अब इसकी जो नॉर्म है वो Q माइनस P है, तो कर्व की जो लेंथ है वो हमेशा इससे ग्रेटर और इक्वल होगी। लेट करने के n जो है वो बराबर है Q माइनस P डिवाइडेड बाई नॉर्म ऑफ Q माइनस P। अब ये एक यूनिट वेक्टर है इन दिस डायरेक्शन, और हमें पता है बाय यूजिंग कॉची-श्वार्ट्ज़ इनइक्वालिटी कि आप अगर अगर x का इनर प्रोडक्ट लें y के साथ और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो वो लेसर इक्वल है नॉर्म ऑफ x इंटू नॉर्म ऑफ y। तो हमने यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू ली है इनर प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी विद यूनिट वेक्टर n, और इसे हम लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव स्पीड ऑफ आवर कर्व इंटू नॉर्म ऑफ n। अब क्योंकि n यूनिट वेक्टर है तो इसकी नॉर्म 1 है। तो दिस इम्प्लाइज के जो हमारे पास स्पीड है वो ग्रेटर और इक्वल है दिस एब्सोल्यूट वैल्यू के।
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अगर हम इसे इंटीग्रेट करें तो ये हमारे पास आर्क लेंथ के इक्वल है l, और हमने इसे इंटीग्रेट किया है a से b तक। और यहाँ पर अगर हमें ये पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है a की एब्सोल्यूट वैल्यू या a की एब्सोल्यूट या नॉर्म और रियल इन रियल नंबर्स नॉर्म और एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों सेम ही हैं कि वो ग्रेटर और इक्वल है a के। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में इस एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म कर दिया है। नेक्स्ट हमने इस डेरिवेटिव को इस तरह से लिख दिया है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ गैमा विद एन। अगर आप इसे डिफरेंशिएट करें तो एन जो है वो एक कांस्टेंट वेक्टर है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और हमें यही आंसर में मिलेगा। और ए से बी तक हमारे पास जो है इसकी लिमिट है। बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस हमें ये पता है कि अगर ए से बी तक हम कर दें इंटीग्रेट एफ ऑफ एक्स को, तो ये बराबर है एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो यहाँ पर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा गैमा ऑफ बी एंड गैमा ऑफ ए। अब गैमा ऑफ, और अगेन क्योंकि x माइनस वाई का इनर प्रोडक्ट z के साथ लें तो वो है x का इनर प्रोडक्ट z के साथ माइनस y का इनर प्रोडक्ट z के साथ, तो इसे हमने कंबाइन किया है और ये हमारे पास बराबर है q माइनस पी के। हमें पता था कि n इसके इक्वल है, तो हमने यहाँ पर n की वैल्यू को पुट किया है और n जो है वो हमारे पास बराबर था q माइनस पी डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ q माइनस पी। अब ये एक कांस्टेंट नंबर है, हम इसे सेपरेट कर सकते हैं और हमने देखा था कि x के साथ इनर प्रोडक्ट बराबर है इस नंबर के नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर के, या स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ x, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि l जो है वो ग्रेटर और इक्वल है नॉर्म ऑफ q माइनस पी। नेक्स्ट हमने प्रूव ये करना है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन विद वेलोसिटी डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ वेलोसिटी इज़ इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ नॉर्म ऑफ वेलोसिटी। तो उसके लिए हमने कंसीडर किया नॉर्म ऑफ एक्स को, या आप ये कह लें कि नॉर्म ऑफ वेलोसिटी को, उसका डेरिवेटिव, और वो इसके इक्वल है। अगर हम इसे डिफरेंशिएट करें बाय यूजिंग पावर रूल तो ये फर्दर डेरिवेटिव हमारे पास इसके बराबर होगा। अब क्योंकि ये रियल वैल्यूड फंक्शन है तो ये सिमेट्रिक है और 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्योंकि फ़र्स्ट डेरिवेटिव जो है वो वेलोसिटी का फर्स्ट डेरिवेटिव एक्सेलरेशन के इक्वल है, और ये हमारा जो हमने प्रूव करना था डेरिवेटिव ऑफ norm of v of t is equal to this quantity।